हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी साहसी महिला पुलिस ऑफिसर की है जिसने सच का साथ देते हुए अमेरिका की सरकार और मीडिया को हिलाकर रख दिया। फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1999। हम यूक्रेन में एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम राया है, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड लूबा के साथ एक पार्टी में डांस कर रही है। राया कहती है कि मुझे घर जाना होगा वरना मॉम मुझे मार देगी, पर लूबा कहती है कि तुम आज रात मेरे साथ रुक रही हो। वैसे भी सुबह हमें रोमन के यहाँ जाना है, वो हम दोनों को बाहर देश एक होटल में काम दिलाएगा। क्या तुम भी अपनी माँ की तरह एक कॉफ़ी शैक में काम करना चाहती हो? पर राया अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो घर चली जाती है। जब राया घर जाती है तो उसकी मॉम उसे काफ़ी सुनाती है कि रात के 1:30 बज रहे हैं, तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए था, पर तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है करो। राया को इस बात का काफ़ी बुरा लगता है और वो फिर से लूबा के पास चली जाती है। हम देखते हैं दोनों रोमन के यहाँ है। रोमन राया की फ़ोटो क्लिक कर रहा है और उसे कहता है कि बॉर्डर पर तुम अपना नाम नतालिया बताओगी और फिर बुडपेस्ट में तुम्हारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। राया इस बात से अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। दूसरे सीन में हमें अमेरिका का नेब्रास्का राज्य दिखाया जाता है। वहाँ हम लिंकन शहर देखते हैं। हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर थी, उसका नाम कैथी है। कैथी ने जॉर्जिया ट्रांसफ़र के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट किया था, पर किसी वजह से वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और कैथी का ट्रांसफ़र रुक जाता है। इस वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाती है। कैथी का एक्स हस्बैंड कैल है। दोनों का डाइवोर्स हुए काफ़ी वक्त बीत गया है। दोनों की एक बेटी भी है, एरिन, जिसे जज ने डाइवोर्स के बाद कैल की कस्टडी में भेज दिया था, क्योंकि कैथी को काम से फुर्सत नहीं थी और वो एरिन का देखभाल नहीं कर पाती। कैथी जॉर्जिया ट्रांसफ़र इसीलिए मांग रही थी ताकि वो अपनी बेटी के साथ आकर रह सके। दूसरे दिन कैथी का सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हें यूएन की तरफ से एज अ पीस कीपर बोस्निया देश जाना होगा। उसके तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उन पैसों से तुम अपनी बेटी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकती हो। कैथी बोस्निया जाने के लिए मान जाती है। बोस्निया में उस वक्त पोस्ट वॉर चल रहा था, वो ख़त्म हो चुका था। वहाँ कैथी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर डेमोक्रा सिक्योरिटी के लिए काम कर रही थी, जो बोस्निया में शांति और अमन लाने पर काम कर रहे थे। वहाँ एक ऑफिसर था, जैन, जो हॉलैंड से आया था। कैथी और उसमें काफ़ी बातें होती हैं। हम देखते हैं कैथी का आज काम पर पहला दिन है। उसी दिन वहाँ एक मुस्लिम महिला को लाया गया था जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। उसके हस्बैंड ने उसे बुरी तरह से मारा था और उसके हाथ में काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। कैथी उसके ज़ख्म को देखने लगती है। उस महिला को रोता देख सभी ऑफिसर उस पर हंसने लगते हैं। उनका सीनियर ऑफिसर जो था, उसका नाम बिल था। कैथी उसके हस्बैंड पर कार्यवाही करने के लिए कहती है, पर बिल कहता है ये एक मुस्लिम महिला है और ये डिज़र्व करती है। वहीं एक ऑफिसर था, वीको, जो कैथी के फेवर में था, तो बिल उससे बहस करने लगता है। वहाँ मैकवर आ जाता है। वो कैथी से कहता है कि तुम दूसरे केस पर कार्यवाही करो। कैथी कहती है, पर इस केस का क्या? एक महिला को इतनी बुरी तरह से मारा गया है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम इस केस पर काम न करो तो अच्छा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कैथी जाकर उस महिला की फ़ाइल चेक करती है। वीको उसे बताता है कि वो महिला अपने हस्बैंड की वजह से 8 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है और मैं जब भी उस पर कार्यवाही करने की बात करता तो ऑफिसर मुझ पे हंसते। कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस को यहाँ सीरियस नहीं लेता। पर कैथी वीको से कहती है कि वो उस हॉस्पिटल से जाकर एविडेंस लेकर आए और कोर्ट में पेश करें। इतना करने में 2 महीनों का वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं वीको जज के सामने उन सभी वायलेंस एविडेंस को पेश करता है, जिससे जज फैसला सुनाता है और उस महिला को इंसाफ मिल जाता है। कैथी काफ़ी खुश होती है। वही कोर्ट में यूएन हाई कमीशन से एक महिला आई थी, मैडलिन रीस, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। मैडलिन कैथी को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो बताती है, जो हम 4 साल में नहीं कर पाए, तुमने वो काम 2 महीने में कर दिखाया। कैथी कहती है कि ये पुलिस का काम है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के हर केस को सीरियस ले। मैडलिन कैथी के काम से खुश होकर उसे जेंडर अफेयर्स का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना देती है। शाम कैथी फ़ोन पर अपनी बेटी एरिन से बात कर रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही वो उसके पास लौट आएगी। वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है।
दूसरे दिन वो यूएन के जेंडर अफेयर्स ऑफिस शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात निक से होती है, जो कि एक कॉन्टिंजेंट कमांडर था। दूसरे दिन स्ट्रीट पर उसे जैन मिलता है। कैथी शाम को उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। जैन मान जाता है। डिनर पर जैन बताता है कि उसकी शादी हो गई है और हॉलैंड में उसके 2 बच्चे हैं। दूसरे दिन एक घायल लड़की को पुलिस स्टेशन में लाया गया था। वो लड़की कोई और नहीं राया थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उससे बात करने के लिए कैथी को बुलाया जाता है। राया काफ़ी डरी हुई थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। अचानक से वो बेहोश हो जाती है। वहाँ एक और लड़की थी, इरका। पुलिस बताती है कि ये दोनों हमें जंगल में मिले। इरका बताती है कि उन्हें फ्लोरिडा बार में रेड करनी चाहिए। वहाँ अभी भी 9 लड़कियाँ हैं। कैथी के पूछने पर वो बताता है कि फ्लोरिडा बार हिल पर है। कैथी उस हिल पर राइड करके जाती है। वहाँ वो देखती है कि बिल पहले से अपने ऑफिसर के साथ है और सभी लड़कियों को बाहर निकालकर एक वैन में बिठा रहा है। कैथी के पूछने पर बिल बताता है कि उसे यहाँ यूनाइटेड नेशन पुलिस फोर्स ने भेजा है, पर कैथी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वहाँ कोई हलचल नहीं थी। बिल कहता है कि हम इन लड़कियों को जेनिका शेल्टर लेकर जा रहे हैं। कैथी पूछती है कि ये जेनिका क्या है। तभी भीतर से एक शख्स को पुलिस लेकर आ रही थी। वो बोस्निया भाषा में कुछ कह रहा था, पर कैथी को कुछ समझ नहीं आता। उसके पूछने पर बिल कहता है, मुझे भी ये भाषा नहीं आती। कैथी को पता था कि यहाँ कुछ है जो उससे छिपाया जा रहा है। कैथी के दोबारा पूछने पर वो बताता है कि जेनिका एक वुमेन शेल्टर है। फिर बिल वहाँ से चला जाता है। कैथी बार के भीतर जाती है। वहाँ कई लड़कियों के पासपोर्ट थे जो दूसरे देश से थी और दीवारों पर कई तस्वीरें थीं जिनमें कुछ शख्स लड़कियों को रस्सी से खींच रहे हैं और लड़की नशे में है। उन तस्वीरों में डेमोक्रा सिक्योरिटी के कुछ ऑफिसर्स भी थे। वो भीतर देखती है, एक तहखाना था। वहाँ काफ़ी इंजेक्शन पड़े थे जिसमें भर के उन लड़कियों को ड्रग दिया जाता था। वहाँ लोहे की चैन थी जिसमें उन लड़कियों को बांध कर रखा जाता था। कैथी को ये देख काफ़ी दुख होता है। वहाँ से निकलकर वो जेनिका शेल्टर जाती है। वो जेनिका शेल्टर के केयर टेकर से मिलती है। वो बताती है कि उनकी नज़र हमेशा यहाँ रहती है। कैथी पूछती है किसकी। वो बताती है ह्यूमन ट्रैफिकर्स की। वहाँ कई लड़कियाँ थीं। वो महिला बताती है कि इन लड़कियों को दूसरे देशों से उठाकर बेच दिया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हें अपना कर्ज उतारने तक काम करना है। वॉर ख़त्म होने के बाद से सेक्स ट्रैफिकिंग कैंसर की तरह फैल रहा है। वो बताती है कि बोस्निया जंग में हमारे आधे से ज़्यादा आदमी मारे गए। उसके बाद से इन लड़कियों को सेक्स स्लेवरी में ढकेल दिया गया। वहाँ राया भी थी जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। कैथी कहती है, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? पर वो बताती है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। कैथी उस महिला से पूछती है कि फ्लोरिडा बार से और 9 लड़कियाँ आई थी, वो कहाँ है? वो महिला बताती है कि यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं आई। दूसरे दिन कैथी राया और इरका को लेकर ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट एजेंसी जाती है। वहाँ वो लॉरा लेवी से मिलती है जो वहाँ की हेड थी। वो दोनों लड़कियों को लॉरा की कस्टडी में भेज दिया जाता है। कैथी कहती है जो लड़कियाँ कल रेड में निकाली गई थीं वो जेनिका शेल्टर तक पहुँची ही नहीं। लॉरा कहती है कि उसके लिए उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। लॉरा बताती है कि कई बार पेमेंट न होने पर पुलिस दिखावे के लिए वहाँ रेड कर देती है। वो लड़कियाँ उसी बार में होंगी। कैथी ऑफिस जाकर कल रात फ्लोरिडा बार की रिपोर्ट चेक करती है, पर वो देखती है सिस्टम में कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दर्ज है। वो इस बारे में जाकर मर्री से पूछती है, पर वो उसके किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं देता और उसे मर्री पर शक होता है कि वो भी इन सब से मिला हुआ है। दूसरे दिन कैथी निक के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मर्री ब्रोथल से पे ऑफ लेता है और ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, इन लड़कियों की ट्रैफिकिंग की गई है। पर निक कहता है बिना सबूत के हम मर्री का कुछ नहीं कर पाएंगे। कैथी वहाँ से चली जाती है। वो अपने ऑफिस में सारी फ़ोटोग्राफ्स को बोर्ड में पिन करके कड़ियों को मिलाने की कोशिश करती है। उन फोटोग्राफ्स में उन लड़कियों के साथ कुछ डेमोक्रा सिक्योरिटी और यूएन पुलिस ऑफिसर्स भी थे, पर उससे कुछ प्रूफ नहीं होता। जो उस बार का मालिक था उसका नाम टैंजो था। दूसरे दिन कैथी इरका और राया से मिलने आती है। वो कहती है अगर तुम दोनों कोर्ट में गवाही दो कि मर्री भी इसमें शामिल है तो यूनाइटेड नेशन को उसके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। राया कहती है तुम खुद यूएन के लिए काम करती हो तो तुम यूएन के खिलाफ कैसे जा सकती हो? कैथी जवाब देती है कि मैं एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। राया कहती है कोर्ट जाने में काफ़ी खतरा है,
इसमें सेफ्टी एश्योरेंस क्या है? कैथी प्रॉमिस करती है कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। कैथी उन्हें कोर्ट ले जाने के लिए आर्मर्ड व्हीकल की मांग करती है, पर उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती। इसके लिए वो वीको के पास जाती है। हम देखते हैं कैथी के हर एक मोमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। दूसरे दिन कैथी वीको को लेकर यूएन ऑफिस आती है। वहाँ वो लॉरा से मिलती है। वो देखती है कि वहाँ सिर्फ राया है। उसके पूछने पर लॉरा बताती है कि इरका के पास पासपोर्ट नहीं है और उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं, इसीलिए मैंने उसे पुलिस को सौंप दिया। कैथी उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कैथी वीको से राया को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। वहीं खड़ा एक शख्स कैथी से बताता है कि वो इरका को बोस्निया और सर्बिया के बॉर्डर पर छोड़ देंगे। वो उस वाइल्डरनेस में ऐसे ही मर जाएगी। कैथी तुरंत गाड़ी लेकर जाती है। बोस्निया बॉर्डर पर पुलिस बताती है कि वो उस जंगलों में से गई है। कैथी वहाँ गाड़ी लेकर जाती है। वो इरका को भागता हुआ देखती है। वो काफ़ी डरी हुई थी, पर किसी तरह से कैथी उसे शांत कराती है। यहाँ हम देखते हैं दो शख्स आकर वीको की गाड़ी को ठोक देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं और राया को अपने साथ उठा ले जाते हैं। कैथी शाम काफ़ी दुखी दिखाई देती है कि अब वो इसके बाद क्या करेगी। यहाँ हम देखते हैं टैंजो राया को ब्रोथल लेकर सभी लड़कियों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। वो राया को काफ़ी टॉर्चर करते हैं। शाम कैथी आकर वीको से मिलती है। वीको कहता है स्टेशन में किसी को पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर ये इन्फॉर्मेशन किसने दी होगी। कैथी दूसरे दिन मैडेलिन से मिलने जाती है। वहाँ मैडेलिन उसे पीटर से मिलवाती है। पीटर इंटरनल अफेयर्स में काम करता है। मैडेलिन उससे कहती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखे और पीटर के साथ काम करे। वो बताती है कि इस नेटवर्क में यूनाइटेड नेशन पुलिस फोर्स भी मिली हुई है, क्योंकि कैथी ने आर्मर व्हीकल IPTF से ली थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें पता था कि वो राया को लेकर कहाँ जा रहे हैं। पीटर कहता है अगर हम किसी तरह से उन लड़कियों को कोर्ट में टेस्टिफाई करवा पाए तो हम उन ट्रैफिकर्स को सज़ा दिलवा सकते हैं। रात कैथी जेनिका शेल्टर जाती है। वहाँ लड़कियों को मरी की तस्वीर दिखाती है कि अगर कोई इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दे तो वो इन ट्रैफिकर्स को सज़ा दिलवा सकती है, पर डर से कोई कुछ नहीं कहता। कैथी को राया की चिंता थी, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। पर वहाँ एक लड़की थी जो बताती है कि वो मर्री को जानती है। वो बार में हर हफ्ते इवन से पैसे लेने आता था। वो डेमोक्रा सिक्योरिटी के दूसरे ऑफिसर की भी पहचान करती है, जो ब्रोथल में जाकर अपने मज़े के लिए लड़कियों को टॉर्चर किया करते थे। काफ़ी रिसर्च के बाद कैथी को पता चलता है कि इसमें यूनाइटेड नेशन पुलिस फोर्स भी शामिल है, जो बॉर्डर क्रॉस करवा कर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते हैं। और सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं, मिलिट्री ऑफिसर्स से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, और ये हमारी और आपकी सोच से काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये सुन मैडेलिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। कैथी को लगा था वो सिर्फ एक छोटे गिरोह का सामना कर रही है, पर अब वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। मैडेलिन उसे सारी रिपोर्ट्स को पीटर के पास ले जाने के लिए कहती है। मैडेलिन कहती है क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम इससे आगे गई तो लौटने का कोई रास्ता नहीं है। कैथी स्माइल करती है कि अब वो इसे ख़त्म करके ही दम लेगी। दूसरे दिन ब्लेकली कैथी को अपने ऑफिस में बुलाता है। ब्लेकली यूएन में हेड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स था। वो कैथी को कहता है मैंने सुना तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो। वो कैथी से काफ़ी घुमा फिरा के बात करता है। कैथी समझ जाती है वो नहीं चाहता था कि कैथी ट्रैफिकिंग की इन्वेस्टिगेशन करे। वो कहता है कि तुम कुछ दिन की छुट्टियां लेकर अमेरिका घुमाओ, पर कैथी कहती है मैं इस बारे में विचार करूंगी और वहां से चली जाती है। कैथी को अब पता चल गया था कि इसमें यूएन के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड भी। रात कैथी घर पर आती है। उसे पीटर का एक वॉइस मेल आया था कि वो आकर उससे एक होटल में मिले, बहुत ज़रूरी है। कैथी अपने घर के टेलीफोन में देखती है एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। उसे पता चल जाता है कि उसे हर तरफ से ट्रैप किया जा रहा है। वो होटल जाकर पीटर से मिलती है। पीटर उसे बताता है इंटरनल अफेयर्स उसके सारे केसेस को बंद कर रहा है। वो कैथी को भेजी हुई सारी फाइल्स दिखाता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनल अफेयर्स सारी फाइल्स को बंद कर दिया था और कुछ फाइल्स उन्होंने अपने पास रख ली है। उन्होंने मर्री को भी छुट्टी पर भेज दिया है। वो बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात को दबाना चाहती है। डेमोक्रा सिक्योरिटी एक प्राइवेट अमेरिकन मिलिट्री सर्विस है और उन्होंने बोस्निया सरकार के साथ $मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।
वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये बात बाहर आए और उनकी मिलिट्री का नाम खराब हो। कैथी इस बात से काफ़ी दुखी हो जाती है। पीटर कहता है कि मैं बाकी की फाइल्स किसी तरह से इंटरनल अफेयर से निकाल लाऊंगा और उसके बाद तुम इसे पब्लिक कर देना, बस यही एक रास्ता है। यहाँ काफ़ी खतरा है, शायद इसे एक्सपोज करने में तुम्हारी जान भी चली जाए। कैथी अब इस लड़ाई में अकेली थी। यहाँ हम देखते हैं पीटर यूएन से बाकी फाइल्स को निकालने में लग जाता है और कैथी भी अपनी सारी फाइल्स को छिपा देती है। दूसरे दिन वीको को फॉरेस्ट से एक लड़की मिलती है। वो वहाँ कैथी को कॉल करके बुलाता है। वो लड़की उस जगह से भागकर आई थी जहाँ राया और बाकी लड़कियों को रखा गया था। कैथी कहती है हम आज रात ही उस बार पर रेड करेंगे। रात कैथी वीको और कुछ ऑफिसर्स को लेकर पहुँच जाती है। वो ऐसे ऑफिसर्स थे जिन पर वीको भरोसा करता था, पर वहाँ उनके आने की जानकारी बार ओनर टेंजो को पहले ही कोई दे देता है। वो बार के भीतर जाते हैं। वहाँ सभी लड़कियाँ थीं, राया भी वहीं खड़ी थी। कैथी राया और बाकी लड़कियों को वहाँ से निकालने के लिए कहती है। वहाँ एक शख्स था, वो बताता है कि ये लड़कियाँ यहाँ काम करती हैं और इनके पासपोर्ट्स भी हैं। वीको चेक करता है पर सारे पासपोर्ट्स फेक थे। वो उस शख्स को बाहर लेकर चले जाते हैं। कैथी सभी लड़कियों को बाहर चलने के लिए कहती है पर उनमें से कोई आने को राज़ी नहीं था। तभी वहाँ कुछ डेमोक्रा सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर सारी लड़कियाँ डरने लगती हैं। कैथी उनसे वहाँ से चलने की रिक्वेस्ट करने लगती है पर कोई लड़की साथ जाने को तैयार नहीं थी। कैथी इमोशनल होकर रोने लगती है और वो उस ऑफिसर से हाथापाई करने लगती है, पर वीको उसे आकर पकड़ लेता है। वो बताता है कि हम इन लड़कियों को यहाँ से निकालने में फोर्स नहीं कर सकते, इससे कोर्ट में कुछ साबित नहीं होगा। ये लड़कियाँ फिर से यहीं लाई जाएंगी और इन्हें टॉर्चर किया जाएगा। कैथी बाहर आती है। वो काफ़ी दुखी हो जाती है। यहाँ बॉस्निया में डेमोक्रा मिलिट्री और यूनाइटेड नेशन को अमन और शांति के लिए भेजा गया था, पर वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। दूसरे दिन जंगल से राया की लाश मिलती है। ट्रैफिकर्स ने उसे गोली मार दी थी क्योंकि उस दिन बार में कैथी बार बार उसका ही नाम ले रही थी। वो उसकी लाश देख दुखी हो जाती है। शाम वो अपने कमरे में बैठी होती है। उसे पता था कि वो इतने बड़े नेटवर्क को तो नहीं ख़त्म कर पाएगी, पर शायद वो बाकी की लड़कियों को बचाकर राया को इंसाफ दिला पाए। कैथी यूनाइटेड नेशन के 50 हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ईमेल करके इस ट्रैफिकिंग नेटवर्क के बारे में जानकारी देती है, पर दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ कैथी को आईडी सरेंडर करने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था। ब्लेकली कहता है कि तुम्हारा मिशन यहाँ ख़त्म होता है, तुम अपने देश जा सकती हो। कैथी को पता चल जाता है यूनाइटेड नेशन इस पर कुछ नहीं करने वाला क्योंकि इनसे उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी होगी और उन्हें $1 मिलियन का लॉस होगा। उसे इस बात का काफ़ी दुख होता है। आज उसके साथ कोई नहीं है। कैथी जाकर मैडेलिन से मिलती है। वो बताती है हम दुनिया को कैसे बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। कैथी की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैडेलिन कहती है कि डेमोक्रा सिक्योरिटी ऑफिशियली इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है तो तुम सारे फाइल्स को प्रेस में रिलीज़ कर सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें यहाँ से अमेरिका निकलना होगा। रात कैथी और पीटर छिप के यूएन ऑफिस में जाते हैं सारी फाइल्स को ले आने के लिए, पर ब्लेकली उन्हें देख लेता है और उसे नहीं पता चलता कि पीटर भी कैथी के साथ है। वो पीटर को बैग लेने के लिए कहता है और ब्लेकली वहाँ काफ़ी बातों को एक्सपोज करता है। फिर कैथी को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद पीटर वहाँ सारी फाइल्स को लेकर आ जाता है और उन्होंने ब्लेकली की कई बातों को भी रिकॉर्ड कर लिया था। कैथी अमेरिका जाकर सारी फाइल्स को बीबीसी न्यूज़ के जरिए एक्सपोज कर देती है, पर डेमोक्रा सिक्योरिटी पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते क्योंकि उनके पास बचाव में इम्यूनिटी लॉ था, जिसकी वजह से उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। आखिरी दृश्य में हम देखते हैं राया की माँ उसकी कब्र पर खड़ी है और वो राया को काफ़ी मिस कर रही है। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बिल्कुल सच है। ये फिल्म कैथरीन बोल्कोवैक के जीवन पर आधारित है। कैथरीन एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर थी। 1999 में कैथरीन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से बॉस्निया में एज अ पीस कीपर असाइन किया गया था, पर बॉस्निया में कैथरीन ने बड़े ट्रैफिकिंग रिंग को डिस्कवर किया जिसमें यूनाइटेड नेशन के भी कई बड़े अधिकारी शामिल थे। जब मैंने पहली बार इस कहानी के बारे में रिसर्च की तो मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे एक अकेली महिला ने ट्रैफिकिंग के इतने बड़े नेटवर्क को अकेले एक्सपोज कर दिया, वो भी एक अनजान देश में।
और बिना किसी की मदद के। दोस्तों, इस फिल्म में डैन कॉर्प इंटरनेशनल का नाम बदलकर डेमोक्रा सिक्योरिटी रख दिया गया है। पर इतना कुछ होने के बाद भी अमेरिका ने डैन कॉर्प इंटरनेशनल को सस्पेंड नहीं किया। उसके बाद भी अमेरिका डैन कॉर्प के साथ कॉन्ट्रैक्ट में था और डैन कॉर्प दूसरे देशों में काम करती है, जैसे कि इराक और अफ़गानिस्तान और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ थीं। 2015 में कैथरीन ने नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की और उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वायलेंस पर अपने काम को जारी रखा और 2015 में ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। प्रेजेंट में कैथरीन अपने बच्चों के साथ नेब्रास्का में ही रहती है। आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क बन चुका है, पर आज भी मीडिया और सरकार इस पर आवाज़ उठाने से कतराते हैं। शायद पैसों ने सबके ज़मीर पर ताला लगा दिया है और उन्हीं पैसों के ताले दबी इंसानियत आखिरी सांस ले रही है। दोस्तों, क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।